नमस्कार दोस्तों। ट्रीट मेंस के हिंदी वाले सिलेबस में से ये सब हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वाक्य विचार, वाक्य के अंग, प्रकार और रूपांतर। तो आइए शुरू करते हैं। वाक्य विचार वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और वर्णों के सार्थक समूह से शब्द निर्मित होते हैं वे शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य। अर्थात अगर शब्दों के सार्थक क्रम को बदल दिया जाए तो वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जैसे विभा छत के ऊपर खड़ी हुई है, क्रम बदलने पर छत के विभा के ऊपर खड़ी। इस प्रकार शब्द के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक मतलब कोई शब्द का अर्थ निकलना चाहिए तभी वो वाक्य कहलाएगा। अब उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, अपन कुछ उससे समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। अर्थ के संप्रेषण की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है। संरचना की दृष्टि से पदों का सार्थक समूह ही वाक्य है। वाक्य के अंग मुख्यतः वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है। यथा दादाजी ने पूजा की और लड़के खेल रहे हैं। इन वाक्यों में दादाजी और लड़के के बारे में बताया जा रहा है, अर्थात वे दोनों उद्देश्य है। विधेय उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाए वह विधेय होता है। जैसे मोर नाच रहा है और बालक दूध पी रहा है। ठीक है, कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जा रहा है ना, जैसे मोर और बालक, ये दोनों तो उद्देश्य हो गए, और नाच रहा है और दूध पी रहा है, ये दोनों विधेय हो गए। ठीक है। वाक्य के भेद क्रिया, अर्थ तथा रचना के आधार पर वाक्यों के अनेक भेद व उनके प्रभेद किए गए हैं। क्रिया के आधार पर क्रिया के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कर्तृवाच्य जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है, वह क्रिया के लिए वचन कर्ता कारक के अनुसार प्रयोग होते हैं, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे सीता गाना गा रही है, इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से है। गा रही है ऐसा थोड़ी आ रहा है कि सीता गाना गा रहा है। जैसे अनुष्क गाना गा रहा है, गा रही है तो नहीं आ रहा है ना, तो क्रिया का संबंध जब कर्ता से होता है तो कर्तृवाच्य होता है। ठीक है। क्रमवाच्य जब वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन और क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होता है, तो वहाँ कर्मवाच्य कहा जाता है। जैसे श्रेया ने खेल खेला। ठीक है, तो ये क्रिया कर्म के अनुसार बदल रही, श्रेया के अनुसार नहीं बदल रही। श्रेया के अनुसार तो खेल ही हो जाता, क्योंकि स्त्रीलिंग है ना। खेल खेला, अयन ने खेल खेला। भाववाचक संज्ञा जब वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म के अनुसार प्रयुक्त न होकर भाव के अनुसार होती है, वहाँ भाववाचक वाक्य कहते हैं। शगुन से पढ़ा नहीं जाता, अक्षता से पढ़ा नहीं जाता। मतलब इसमें अकर्मण्यता का बोध जहाँ पे कि मुझसे ये काम किया नहीं जाता, ऐसा बोध हो, तो वहाँ पे भाववाच्य होता है। जब क्रिया न तो कर्म के अनुसार न कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, तो वहाँ भाववाच्य होगा। ठीक है। अर्थ के आधार पर भेद अ से अर्थ और अ से 8 भेद होते हैं अर्थ के अनुसार। वाक्य तो पहला भेद होता है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक, पांचवा विस्मयादिवाचक, छठा इच्छावाचक, सातवां संदेहसूचक और आठवां संकेतार्थक। फर्स्ट, विधानवाचक वाक्य जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाए वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं खाता हूँ, में काम हो रहा है। ठीक है। शगुन मेरी सहेली है, तो ये एक बात है, बात का होना, तो ये विधान है कि मैं खाता हूँ। हाँ, तो तुम खाते हो, कोई काम हो रहा है। शगुन मेरी सहेली है, तो हाँ ये एक बात है कि हाँ तेरी सहेली है, तो विधानवाचक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य जिस वाक्य में किसी बात के न होने या काम के अभाव या नहीं होने का बोध हो, वहाँ निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे सड़क पर मत भागो, मना कर रहे हैं,
अनुष्क घर पर नहीं है, तो इसमें निषेध है। ठीक है, मना करने का जहाँ बोध हो। प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य अर्थात जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाए उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम क्या खेल रहे हो, प्रश्न पूछा जा रहा है। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश व विनय का बोध हो वह आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अनुष्क अपना कमरा साफ करो, तो ये आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, विस्मयादिबोधक वाक्य, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा व विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं वहाँ विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे ये क्या हो गया, वह कितना सुंदर दृश्य है। इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य, जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा, कामना का बोध हो वहाँ इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे ईश्वर सबका भला करे, इच्छा है ये, आपका जीवन सुखमय हो। ठीक है, संदेह सूचक वाक्य, संदेह वाक्य, जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने का संदेह है या संभावना का भाव प्रकट हो वहाँ संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे शायद वे कल आए, हो सकता है कल तक मौसम ठीक हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है संकेतार्थक वाक्य, जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो वह संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे यदि तुम आओ तो मैं चलूँ, वर्षा न होती तो फसल सूख जाती। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक ही विधेय उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं, अर्थात एक कर्ता व एक ही क्रिया होती है। जैसे मैं जाता हूँ। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान कर्ता हो उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं। जैसे चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तदापि आदि। जैसे वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर घूमना है, और वे मेरे घर आएंगे ये प्रधान उपवाक्य है क्योंकि योजक है और उन्हें अजमेर घूमना है, आश्रित उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य, जो वाक्य मुख्य उद्देश्य व मुख्य विधेय से बना हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है, अर्थात जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य व क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। आश्रित में भी 3 वर्ण हैं और इसके भेद भी 3 हैं। संज्ञा उपवाक्य, ऐसे उपवाक्य जो वाक्य में संज्ञा की तरह काम करे, अर्थात किसी कर्ता, कर्म और पूरक का काम देते हैं, वह संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इस वाक्य में प्राय की का प्रयोग होता है। जहाँ पे भी की लगी हो ना वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे की देखना है, ऐसे वाक्य जो संज्ञा की तरह कार्य करे, कर्ता, कर्म तथा पूरक का काम देते हैं, और जहाँ की लगा होता है ना वो संज्ञा उपवाक्य होते हैं। जैसे मैंने देखा कि शगुन आ रही है, तो ये संज्ञावाचक होगा क्योंकि की आ गया बीच में। संज्ञा उपवाक्य में प्राय की का लोप भी हो जाता है, कभी कभी की का लोप भी हो जाता है। मैंने सुना है वे कल आएंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ कि वह गया कहता हूँ का कर्म है। ठीक है, पूरक, उनकी इच्छा है कि मैं खाना खाऊं। ठीक है, कि मैं खाना खाऊं और है क्रिया का पूरक है। कि मैं खाना खाऊं है क्रिया का पूरक है। ठीक है, विशेषण उपवाक्य, वे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य में कर्ता अर्थात कर्म या संज्ञा अर्थात सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। विशेषण आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ प्राय जो, जिसका, जिसके आदि शब्दों में आता है। जैसे जिन शब्दों के बीच में तुमको जो, जिसकी, जिसका, जिसके दिख जाए ना, तो वहाँ पे समझ लेना विशेषण आश्रित उपवाक्य है। जैसे जिससे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ये क्रिया के घटित होने के स्थान, दिशा, कारण, परिणाम, रीति आदि की सूचना देते हैं।
जैसे यदि दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे। ठीक है। क्रिया विशेषण में किसी क्रिया के घटित होने की स्थान, दिशा, कारण, परिणाम, रीति आदि की सूचना दी जाती है। यदि दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे, है ना। क्रिया विशेषण उपवाक्य में कि, क्योंकि, यदि, तो, अगर, यद्यपि, इसलिए, भी, इतना आदि अव्यय पदों का प्रयोग होता है। देखो, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, ये विशेषण उपवाक्य है। पर यहाँ क्योंकि, जो, यदि, तो, अगर, यद्यपि, इसलिए, भी, इतना आदि अव्यय पदों द्वारा अन्य वाक्यों से मिलाते हैं। थर्ड आता है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजन शब्द तथा, एव, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः आदि से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। समानाधिकरण वाक्य, ऐसे वाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार रखते हैं उन्हें समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। जो प्रधान उपवाक्य व आश्रित उपवाक्य में समान अधिकार वाले हो। वाक्य विश्लेषण, रचना के आधार पर निर्मित वाक्यों को उनके अंगों सहित अलग कर उनका परस्पर संबंध बताना वाक्य विश्लेषण या वाक्य विग्रह कहलाता है। रचना के आधार पर निर्मित वाक्यों को उनके अंगों सहित अलग कर उनका परस्पर संबंध बताना वाक्य विश्लेषण। पहले तो उन वाक्यों को अंगों सहित अलग कर दो और फिर परस्पर संबंध बताओ, तो वो क्या कहलाता है, वाक्य विश्लेषण कहलाता है। जैसे सरल वाक्य का विश्लेषण। सरल वाक्य का विश्लेषण में सर्वप्रथम वाक्य के दो अंग उद्देश्य और विधेय को बताया होता है। उसके बाद उद्देश्य के अंग कर्ता और कर्ता का विस्तारक तथा विधेय का अंतर्गत कर्म और कर्म का विस्तारक, पूरक और विपरीत का विस्तारक जो भी हो उनके उल्लेख करना होता है। जैसे क, सभी मित्र दिल्ली का लाल किला देखने चले गए। ख, मेरी बहन श्रेया कहानियों की पुस्तकें बहुत पढ़ती है। उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का विस्तारक होता है और विधेय में कर्म का विस्तारक, पूरक का विस्तारक, क्रिया का विस्तारक आता है। जैसे कर्ता का विस्तारक में मित्र सभी लाल किला, मित्र सभी लाल किला दिल्ली का देखने चले गए। तो यहाँ कर्ता है मित्र, कर्ता का विस्तारक है सभी, कर्म है लाल किला, विधेय है दिल्ली का, क्रिया है देखने चले गए। ठीक है। श्रेया मेरी बहन पुस्तकें कहानियाँ पढ़ती है बहुत। मेरी बहन श्रेया पुस्तकें और कहानियों की पुस्तकें बहुत पढ़ती है ना। तो इसमें कर्ता हो गया श्रेया और कर्ता का विस्तारक है मेरी बहन, कर्म है पुस्तकें, कर्म का विस्तारक है कहानियाँ। ठीक है। पढ़ती है तो क्रिया है और क्रिया का विस्तारक है बहुत। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है जयपुर का सिटी पैलेस दर्शनीय स्थल है। तो करता है सिटी पैलेस, कर्ता का विस्तारक है जयपुर का, कर्म नहीं दिया गया है, पूरक है स्थल और पूरक का विस्तारक है दर्शनीय और क्रिया है और क्रिया का विस्तारक नहीं दिया गया है। मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य का विश्लेषण। मिश्रित या मिश्र वाक्य के विश्लेषण में उसके प्रधान और आश्रित उपवाक्य उसके प्रकार का उल्लेख किया जाता है। जैसे मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं राष्ट्रपति बनूं। प्रांशु कल कॉलेज नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। उपवाक्य मेरे जीवन का लक्ष्य है राष्ट्रपति बनूं। वाक्य का भेद है, इसमें प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य है ना। तो प्रधान उपवाक्य में जीवन का और क्रिया है कर्म में लक्ष्य, और आश्रित उपवाक्य में है प्रधान उपवाक्य की क्रिया का कर्म, योजक है की, करता है मैं, कर्ता का विस्तारक बनूं, कर्म है राष्ट्रपति। प्रांशु कल कॉलेज नहीं गया, वह बीमार था। इसमें प्रधान उपवाक्य है प्रांशु नहीं गया और आश्रित उपवाक्य है क्योंकि वह बीमार था, उसे बुखार था या बीमार था। ठीक है।
संयुक्त वाक्य का विश्लेषण। संयुक्त वाक्य के विश्लेषण में समानाधिकरण उपवाक्यों का साधारण वाक्यों के उल्लेख के साथ उन्हें जोड़ने हेतु योजक शब्द का उल्लेख किया जाता है। जैसे अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी और सो गया। सबने आपकी बहुत प्रतीक्षा की पर आप नहीं आए। उपवाक्य है इसमें। अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी उपवाक्य है इसमें। प्रधान उपवाक्य और ये समानाधिकरण उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य है अनुष्क, इसमें कर्ता और प्रधान उपवाक्य में कर्ता है अनुष्क, और प्रधान उपवाक्य में क्रिया है पढ़ी और कर्म है पुस्तक, और समानाधिकरण उपवाक्य में कर्ता है वह और क्रिया है सो गया। सबने प्रतीक्षा की में प्रधान उपवाक्य और समानाधिकरण उपवाक्य में प्रधान उपवाक्य है सबने प्रतीक्षा की आपकी बहुत, और समानाधिकरण उपवाक्य है आप नहीं आए, आए नहीं आप। वाक्य विश्लेषण। वाक्य विश्लेषण में वाक्य में आए उपवाक्यों को अलग किया जाता है, लेकिन वाक्य संश्लेषण में अलग अलग वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना दिया जाता है। विश्लेषण तो अलग अलग करता है और संश्लेषण एक बना देता है। ठीक है। कालांश लगा, गुरुजी आए, कक्षा में पढ़ाया, दूसरी कक्षा में चले गए। वाक्य संश्लेषण में इन चारों वाक्यों से एक बनाया जाता है। उदाहरण, कालांश लगते ही गुरुजी एक कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। ये संश्लेषण किया वाक्य का है ना। ये तो वाक्य का विश्लेषण मतलब अलग अलग हो रखा था, संश्लेषण किया है तो सरल वाक्य है। इसका संयुक्त बनाते हैं। कालांश लगते ही गुरुजी कक्षा में आए और पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। ठीक है। और बीच में इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है। मिश्रित उपवाक्य। मिश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक बात कह दे और दूसरी बात और किसी संयोजक जोड़ के फिर दूसरी बात कहे, पर वो जो दूसरी बात है वो पहले वाक्य के बिना कंप्लीट नहीं होती हो। जैसे अगर ये बात नहीं हो तो इसका अर्थ भी नहीं निकल रहा हो, तो वहाँ तो मिश्रित होगा। और संयुक्त में दोनों बातें अलग अलग हो सकती है। यहाँ तक कंप्लीट है, बीच में कुछ संयोजक लगा के ये भी अलग बात कंप्लीट है, ऐसा। जैसे कालांश लगा ही था, अब अपने अंदर जिज्ञासा होती है कि हाँ फिर क्या हुआ, लगा ही था तो क्या हो गया फिर ऐसा, तो दूसरी बात कहनी पड़ेगी उसके लिए, तभी पता चलेगा कि लगा ही था तो क्या हुआ। कि गुरुजी कक्षा में पढ़ाने आए, फिर दूसरी कक्षा में चले गए। ठीक है। यहाँ है मिश्रित वाक्य। उदाहरण, हमारे घर से बाहर निकलते ही आसमान में बादल छाने लगे। ये तो हो गई सरल बात। इसकी संयुक्त होती है, हम घर से बाहर निकले। हाँ, तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यहाँ तक भी बात खत्म की जा सकती है। फिर बीच में लगा संयोजन और आसमान में बादल छा गए, ये भी एक अलग सेंटेंस है, तो इनको जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाया गया। मिश्रित वाक्य में जैसे ही हम घर से बाहर निकले, अगर कोई व्यक्ति ऐसे बोल रहा है जैसे ही हम घर से बाहर निकले, तो दूसरों को ऐसे जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि तो फिर क्या हुआ, बात पूरी थोड़ी हुई है। निकले, आसमान में बादल छाने लगे, ये हो गया मिश्रित उपवाक्य। नेक्स्ट है, बच्चे खेलने के लिए मैदान में गए। ये है सरल वाक्य। बच्चों को खेलना था, खत्म, अतः मैदान में गए, खत्म। तो इन दोनों को जोड़ दिया, संयुक्त वाक्य। और मिश्रित वाक्य, बच्चे मैदान में गए थे क्योंकि, क्यों गए थे भाई? क्योंकि उन्हें खेलना था। ठीक है। वाक्य के आवश्यक तत्व। वाक्य में सार्थकता होनी चाहिए। वाक्य में हमेशा सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए, निरर्थक का नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है वाक्य में सार्थकता होनी चाहिए। जैसे मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। पदक्रम। वाक्य में सही अर्थ ग्रहण करने के लिए निश्चित क्रम होना चाहिए। यदि क्रम बदल जाता है तो कथन का अर्थ बदल जाता है। जैसे बच्चे को काटकर फल दो, सही क्रम है फल काटकर बच्चों को दो। निकटता। वाक्यों में पदों के बीच अगर अंतर रहता है तो वह अर्थ ग्रहण में बाधक रहता है, इसीलिए वाक्य में पदों में परस्पर निकटता होना अनिवार्य है। वाक्य में स्वाभाविक ठहराव की आवश्यकता होती है, परंतु प्रत्येक शब्द के बाद ठहरना या रुक कर बोलना अशुद्ध है। जैसे उसने मेरा गाना सुना, ये सही नहीं है। उसने मेरा गाना सुना, एक साथ बोलो। ठीक है। पूर्णता। वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। इसमें शब्दों की कमी होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कमल पीता है, क्या पीता है भाई? शराब थोड़ी पीता है, कमल दूध पीता है। ठीक है। वाक्य में पदक्रम। वाक्य रचना में पदक्रम का विशेष महत्व होता है, तो वाक्य रचना करते समय कर्ता, कर्म और क्रिया का क्रम ध्यान में रखना आवश्यक है। अतः इन नियमों को जानना आवश्यक है। वाक्य में कर्ता और कर्म के बाद क्रिया आती है। जैसे अनुष्का खा रहा था। ठीक है। कर्ता और कर्म तथा क्रिया का विस्तारक पूरक इनसे पूर्व आता है। मतलब
कर्ता से पहले कर्ता का विस्तारक आएगा, और कर्म से पहले कर्म का विस्तारक आएगा, और क्रिया से पहले क्रिया का विस्तारक आएगा। सबसे पहले तो वाक्य में कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। जैसे कर्ता अनुष्क है, कर्म है खाना और क्रिया है खा रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी कर्ता कर्म और क्रिया आएगी, पर पहले इनके पहले कर्ता का विस्तारक कर्ता से पहले, कर्म का विस्तारक कर्म से पहले और क्रिया का विस्तारक क्रिया से पहले। जैसे भूखा भिखारी, तो भिखारी तो करता है और भूखा कर्ता को विस्तार करता है। भूखा भिखारी स्वादिष्ट खाना जल्दी जल्दी खा गया। स्वादिष्ट खाना, खाना कर्म है और स्वादिष्ट कर्म का विस्तारक है। जल्दी जल्दी खा गया क्रिया है, और जल्दी जल्दी क्रिया का विस्तारक है। ठीक है, क्रिया विशेषण क्रिया से पहले प्रयोग में आता है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए तो वो पहले ही आएगा। जैसे धावक तेज दौड़ता है, धावक दौड़ता है पर कैसे दौड़ता है? तेज। तो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्रिया विशेषण। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। अब नाम ही पूर्वकालिक है तो मुख्य क्रिया से पहले ही आएगी। वह खाना खाकर सो गया, सो तो गया पर क्या करके? खाना खा के। ठीक है, संबोधन और विस्मयबोधक प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। संबोधन और विस्मय दोनों वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। जैसे अनुष्क इधर बैठो, अनुष्क को संबोधित किया। और विस्मय जैसे वाह कितना सुंदर महल है। निषेधात्मक वाक्यों में न अथवा नहीं का प्रयोग प्राय क्रिया से पहले किया जाता है। रमेश बाजार नहीं जाएगा, नहीं का प्रयोग क्रिया से पहले। सार्वजनिक विशेषण अन्य विशेषण से पूर्व आता है। मेरी छोटी बहन, ठीक है, बहन की विशेषता है कि वो छोटी है, और सार्वजनिक विशेषण ये है कि मेरी है, मेरी छोटी बहन। नेक्स्ट, पदवी या व्यवसाय सूचक शब्द नाम से पहले आते हैं। जैसे पंडित राम सहाय, डॉक्टर अक्षत, प्रोफेसर शगुन। मिश्र या संयुक्त वाक्यों में योजक का प्रयोग दो उपवाक्यों के बीच में होता है। जैसे घर पर काम था इसीलिए वह नहीं आया, दो उपवाक्यों के बीच में ही होगा। जब कार्य समाप्त हुआ तब वे घर चले गए। मिश्र वाक्यों की संरचना में प्रधान आश्रित उपवाक्यों से पहले आता है। जो परिश्रम करेगा करता है, हाँ तो फिर बात कंप्लीट थोड़ी है। जो परिश्रम करता है वो क्या, उसे सब पसंद करते हैं। ओके, वाक्य में क्रिया का अन्वय। वाक्य रचना में पदों के संबंध में क्रम का विशेष ध्यान रखा जाता है। पदों के इसी क्रम या संबंध को मेल या अन्वय कहते हैं। अन्वय का अर्थ संबंधिता है, अर्थात वाक्य में पदों का उचित मेल होना आवश्यक है। ठीक है, कर्ता व क्रिया का अन्वय। कर्ता, वाक्य में कर्ता के परस्पर का प्रयोग नहीं हुआ है तो क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। जैसे राम गाना गाता है, सीता गाना गाती है। वाक्य में विभक्ति रहित एक ही लिंग वचन पुरुष के कर्ता हो तो क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होगी। जैसे विभक्ति नहीं हो और एक ही लिंग वचन और पुरुष के कर्ता हो तो क्रिया उसी लिंग के बहुवचन के अनुसार आती है। जैसे अनुष्क अमन और अक्षत खाना खा रहे हैं। ठीक है, श्रेया सगुन गाना गा रही है। ठीक है, आदर का भाव प्रकट करने वाले एक वचन कर्ता के साथ भी क्रिया का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी कल आ रहे हैं, तो पिताजी को आदर दे रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं आ रहे हैं। ऐसे थोड़ी बोलेंगे पिताजी कल आ रहा है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। भाई साहब खाना खा रहे हैं, अब उनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं इसीलिए रहे हैं बहुवचन लगा रहे हैं, बाकी ऐसे थोड़ी बोलेंगे भाई साहब खाना खा रहा है। भिन्न लिंग वचन के विभक्ति रहित एक वाक्य में कर्ता और तथा आदि शब्दों में जुड़े हो तो क्रिया बहुवचन पुल्लिंग की होगी। जैसे अनुष्क व शगुन खेल रहे हैं। भिन्न लिंग मतलब एक तो स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग है, और भिन्न वचन की विभक्ति रहित, विभक्ति नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, जैसे कर्ता ने प्रथमा कर्म को, ने को, ऐसी पर, ऐसे विभक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। में एक वाक्य के कर्ता और तथा आदि शब्दों से जुड़े हो तो क्रिया बहुवचन पुल्लिंग में होगी, पुल्लिंग में होगी। ये बीच में और तथा आदि ये इन चीज़ों से जुड़े होना तो यहाँ क्रिया बहुवचन होगी। ठीक है, हिंदी में आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, भाग्य आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। आंसू का बहुवचन में होगा। हम ऐसे बोलते हैं ना, उसके आंसू निकल गए, ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे थोड़ी बोलते हैं उसका आंसू निकल गया। उसने हस्ताक्षर किए, ऐसे बोलते हैं। उसने हस्ताक्षर किया, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। उसके प्राण निकल गए, बहुवचन में बोलते हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं उसके प्राण निकल गया।
ये हस्ताक्षर मेरे हैं, ये मेरी आंखों में आंसू आ गए। कर्म और क्रिया का अन्वय। यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति सहित कर्म विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग वचन व पुरुष कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगा। यदि वाक्य में एक कर्ता है, वो कर्ता के पीछे विभक्ति लगी है, जैसे राम ने, और कर्म विभक्ति रहित हो, और कर्म है खाना, खाया, विभक्ति नहीं है। ऐसे थोड़ी राम ने खाने को खाया, है ना, विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार काम आएगा। जैसे ये विभक्ति ने बीच में रोड़ा लगा दिया, बाकी ये कर्ता के अनुसार। जैसे राम है, एक कर्ता है, क्या है कर्ता, ने क्या लग गया यहाँ पे, विभक्ति लग गई है ना। कि अगर ये विभक्ति वाला रोड़ा बीच में आ गया ना तो कर्ता के अनुसार नहीं बदलेगा। ये खाना, ये कर्म हो गया, खाया ये क्रिया हो गई, कर्म क्रिया अब यहाँ नहीं जाएगी क्योंकि रोड़ा बीच में आ गया, तो क्रिया यहाँ जाएगी। क्रिया खाना के अनुसार बदलेगी, और खाना क्या है, कर्म। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं श्रेया ने गाना गाया, प्रांशु ने पुस्तक पढ़ी। यदि कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति हो तो क्रिया एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष होती है, उसे भाववाच्य भी कहते हैं। ठीक है, अगर क्रिया के आगे भी रोड़ा लगा हो विभक्ति का, और कर्म के आगे भी रोड़ा लगा हो, जैसे राम ने चोर को पकड़ा, तो ये जो फिर लास्ट में क्रिया होगी ना, तो वो एक वचन होगी, पुल्लिंग होगी, वो अन्य पुरुष में होगी। अन्य पुरुष मतलब किसी अन्य की बात कर रही है। ठीक है, अनुष्क ने अक्षत को देखा। यदि कर्ता के साथ विभक्ति ने लगा हो और वाक्य में दो कर्म हो तो क्रिया जो है अंतिम कर्म के अनुसार लगेगी। जैसे अनुष्क ने पुस्तक और पेंसिल खरीदी, जैसे अमन ने मिठाई व फल खरीदे। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम में अन्वय। अगर सर्वनाम का प्रयोग अनेक संज्ञाओं के स्थान पर हो तो वह बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अनेक संज्ञाएं है तो बहुवचन ही लगेगा। जैसे श्रेया सगुन विद्यालय गई है, वे शाम को घर लौटेगी। ठीक है, एक संज्ञा के स्थान पर एक ही सर्वनाम का प्रयोग होना चाहिए। जैसे राम ने शाम से कहा तुम जाओ, लड़के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, एक संज्ञा के लिए एक ही सर्वनाम का प्रयोग होना चाहिए। जिस संज्ञा के साथ स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है वचन उसी संज्ञा के अनुरूप होता है। सीता ने कहा वह गाना गाएगी। सीता ने कहा, सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, सीता के लिए। तो वचन किसके अनुसार आएगा, सीता के अनुसार आएगा। विशेषण व विशेष्य का अन्वय। अगर वाक्य में एक से अधिक विशेष्य हो तो विशेषण अपने निकट विशेष्य के अनुसार होगा। जैसे काली साड़ी पीला कुर्ता लाओ। ठीक है, तो विशेषण अपने निकट विशेष्य के अनुसार होगा। काली साड़ी और पीला कुर्ता लाओ, पीला कुर्ता और काली साड़ी लाओ। आकारांत विशेषण विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं। जैसे तुम काला कुर्ता पहनो, तुम काली साड़ी पहनो। किंतु अन्य विशेषणों में विशेष्य के अनुरूप परिवर्तन नहीं होता है, जैसे नीली कमीज नीली साड़ी। वाक्य रचना के शुद्ध रूप। भाषा में वाक्य शुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य रचना में अशुद्धि होने के कारण व्याकरण के नियमों का व लिंग वचन का ज्ञान न होना, वाक्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होना, पदों का सही क्रम में न होना, शब्दों के सही अर्थ की जानकारी न होना। सर्वनाम व उपसर्ग संबंधित अशुद्धियाँ, पुनरुक्ति की अशुद्धि। इस प्रकार ये अशुद्धियाँ भाषा व अर्थ दोनों के सौंदर्य को हानि पहुँचाती है। पदक्रम संबंधित अशुद्धियाँ, ये कहाँ से बीच में आ गया। ये अशुद्धियाँ है, बच्चों को काट कर फल दो और बच्चे को फल काट कर दो, ये सही है। मैंने बहते हुए बालक को देखा, अशुद्ध है मैंने बालक को बहते हुए देखा। अशुद्ध है यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, शुद्ध है यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है। कई स्कूल के छात्र ऐसा करते हैं, शुद्ध है स्कूल के कई छात्र ऐसा करते हैं। राधा के गले में एक मोतियों की माला है, शुद्ध है राधा के गले में मोतियों की एक माला है। शीतल फलों का रस पीजिए और शुद्ध है फलों का शीतल रस पीजिए। एक कहानियों की पुस्तक दीजिए और शुद्ध है कहानियों की एक पुस्तक दीजिए।
यहाँ मुफ्त बीमारियों की दवा मिलती है और शुद्ध है यहाँ बीमारियों की मुफ्त दवा मिलती है। अनावश्यक शब्दों के कारण वाक्य शुद्धि। मेरे पास केवल मात्र 20 रुपये है। शुद्ध है मेरे पास मात्र 20 रुपये या मेरे पास केवल 20 रुपये है। कृपया यहाँ बैठने की व्यवस्था करें। शुद्ध है कृपया यहाँ बैठिए। जल्दी वापस लौट कर आना। शुद्ध है जल्दी लौट कर आना। क्या यह संभव हो सकता है? शुद्ध है क्या यह संभव है? जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी और शुद्ध है जज ने उसे मृत्युदंड दिया। मैं प्रातःकाल के समय घूमने जाता हूँ। शुद्ध है मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूँ। शायद आज वे अवश्य आएंगे। शुद्ध है शायद आज वे आएंगे। ठंडी बर्फ लाओ। शुद्ध है बर्फ लाओ। तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदरतम है। शुद्ध है तुम्हारे कपड़े सुंदर है। उसने वहां से चल दिया। शुद्ध है वह वहां से चल दिया। इस बातों को फिर से दोहराने से क्या लाभ? शुद्ध है इन बातों को दोहराने से क्या लाभ? अजय का खाना दो। शुद्ध है अजय के लिए खाना दो। लिंग संबंधी अशुद्धि। यह नाटक बहुत अच्छी है। शुद्ध है यह नाटक बहुत अच्छा है। यह महिला विद्वान है। शुद्ध है यह महिला विदुषी है। ये महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि थी। शुद्ध है महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवियत्री थी। शाम के 5 बजे है। शुद्ध है शाम के 5 बजे है। मौसी आप क्या कर रहे हैं? शुद्ध है मौसी आप क्या कर रही है? वह अपनी धुन पर जा रही है। शुद्ध है वह अपनी धुन में जा रही है। उसके कोई संतान न था। शुद्ध है उसके कोई संतान न थी। यह चाय बहुत मीठा है। शुद्ध है ये चाय बहुत मीठी है। मुझे हिंदी आता है। शुद्ध है मुझे हिंदी आती है। सीता बहुत मेहनत करता है। शुद्ध है सीता बहुत मेहनत करती है। वचन संबंधी अशुद्धि। आप क्या कर रहा है? शुद्ध है आप क्या कर रहे हो? अभी 5 बजा है। शुद्ध है अभी 5 बजे है। ये 20 रुपया का नोट है। शुद्ध है ये 20 रुपये का नोट है। उसकी दशा देखकर मेरी आंख में आंसू आ गया। शुद्ध है उसकी दशा देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये मेरा हस्ताक्षर है। शुद्ध है ये मेरे हस्ताक्षर है। आज मेरा दादाजी आएगा। शुद्ध है आज मेरे दादाजी आएंगे। आपको कितना फल लेना है? शुद्ध है आपको कितने फल लेने हैं? मैं भगवान का दर्शन करूंगा। शुद्ध है मैं भगवान के दर्शन करूंगा। बीमार का प्राण निकल गया। शुद्ध है बीमार के प्राण निकल गए। हिमालय पर्वत का राजा है। शुद्ध है हिमालय पर्वतों का राजा है। कारक संबंधी अशुद्धि। मेरे को अभी जाना है। शुद्ध है मुझे अभी जाना है। वह बाजार में सामान लाने गया है। शुद्ध है वह बाजार से सामान लेने गया है। बच्चे से गुस्सा मत करो। शुद्ध है बच्चे पर गुस्सा मत करो। तुम सब छत में खेलो। शुद्ध है तुम सब छत पर खेलो। पक्षी पेड़ में बैठे हैं। शुद्ध है पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। वह गुरु के चरणों पर बैठ गया। शुद्ध है वह गुरु के चरणों में बैठ गया। वह घर में अंदर है। शुद्ध है वह घर के अंदर है। मोहन ने फल लाया। शुद्ध है मोहन फल लाया। फल को खूब पक्का होना चाहिए। शुद्ध है फल खूब पक्का होना चाहिए। घर पर सब कुशल है। शुद्ध है घर में सब कुशल है। मैंने काम करना है। शुद्ध है मुझे काम करना है। अपन सही जगह पर है। शुद्ध है हम सही जगह पर है। तुमको क्या लेना है? शुद्ध है आपको क्या लेना है? मेरे को 10 रुपए की ज़रूरत है। शुद्ध है मुझे 10 रुपए की ज़रूरत है। अपने को आपका काम ठीक लगा। शुद्ध है मुझे आपका काम ठीक लगा। वह लोग इधर आएंगे। शुद्ध है वे लोग इधर आएंगे। चंद्र बिंदु नहीं लगेगा और वह कवि हो जाएगा। भैया ने मुझको कहा। शुद्ध है भैया ने मुझसे कहा। मेरे को यह नहीं खाना। शुद्ध है मुझे यह नहीं खाना। तेरे को कहाँ जाना है? शुद्ध है तुम्हें कहाँ जाना है? तेरे को क्या लेना है? शुद्ध है आपको क्या लेना है? क्रिया संबंधी अशुद्धि। भाषण सुनते सुनते कान पक गया। शुद्ध है भाषण सुनते सुनते कान पक गए। आप फल खा के देखो। शुद्ध है आप फल खाकर देखे। बच्चा खाना व दूध पीकर सो गया। शुद्ध है बच्चा खाना खाकर व दूध पीकर सो गया। राम ने शीला की प्रतीक्षा देखी। शुद्ध है राम ने शीला की प्रतीक्षा की। माँ ने पुत्र को आशीर्वाद प्रदान किया। शुद्ध है माँ ने पुत्र को आशीर्वाद दिया। मैंने अपनी नौकरी त्याग दी। शुद्ध है मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। राम ने मुझे गाली निकाली। शुद्ध है राम ने मुझे गाली दी। मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ। मेरी की तो अक्ल मर गई। रमेश की तो अक्ल मर गई। शुद्ध है रमेश की तो अक्ल मारी गई है। वह अपनी माँ की आँख का चांद है। शुद्ध है वह अपनी माँ की आँख का तारा है।
बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा। शुद्ध है, बंद कमरे में उसका दम घुटने लगा। उसकी मेहनत पर पानी गिर गया। शुद्ध है, उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया। तेरी शरारत से मेरी नाक में दम आ गया। गीता के मुंह से फूल गिरते हैं। शुद्ध है, गीता के मुंह से फूल चढ़ते हैं। राम तो अपनी अक्ल का शत्रु है। शुद्ध है, राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है। चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई। शुद्ध है, चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक कट गई। अब अभ्यास प्रश्न है, संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्य को कहते हैं। संयोजक से जुड़े होते हैं और एक से अधिक साधारण वाक्य, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जटिल वाक्य नहीं कहते, साधारण वाक्य नहीं कहते, मिश्र वाक्य नहीं कहते। वाक्य के मुख्य मुख्य अंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। हमने पढ़ा था ना, अ से अर्थ के आधार पर और 8। अरे ये क्या हो गया? कौन सा वाक्य है? अरे अरे क्या है? विस्मय कर रहा है ये? विस्मयवाचक वाक्य है। इसमें निषेध तो निषेध का कहीं मना करने का कहीं भाव आ रहा है? नहीं। आज्ञा देने का कहीं भाव आ रहा है? नहीं। प्रश्न करने का कोई भाव आ रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। और ये 5 से 10 तक के क्वेश्चन आपको करने हैं। धन्यवाद दोस्तों।